ओके सो गाइस, अब हम ना इन टू ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला ग्राफ जो है वो एल्वेलर वेंटिलेशन के रेट और पीएच चेंज जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स में होता है उनके दरमियान है, ठीक है। इसमें वो क्या कहता है कि जब रेट ऑफ एल्वेलर वेंटिलेशन जो है वो ज़्यादा होती है ना, तो हमारे पास पीएच भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल जो एल्वेलर वेंटिलेशन है वो 1 होती है, ठीक है। 1 जब एल्वेलर वेंटिलेशन है तो हमारे पास जो पीएच है दैट इज़ 0, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने रेट ऑफ एल्वेलर वेंटिलेशन इंक्रीज़ किया यानी 1.5 किया, तो हमारे पास जो पीएच है वो भी इंक्रीज़ हुआ, यानी वो 0 से पॉजिटिव 0.1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम एल्वेलर वेंटिलेशन के रेट को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे पीएच चेंज जो है हमारी बॉडी फ्लूइड्स में वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगले ग्राफ में वो क्या कहता है, अगले ग्राफ में वो कहता है कि जैसे जैसे हम पीएच को कम करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम पीएच को कम करते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारे पास जो एल्वेलर वेंटिलेशन है ना वो ज़्यादा होती है। उसकी रेट की बात नहीं हो रही, सिर्फ एल्वेलर वेंटिलेशन जो है, वैसे वैसे हमारे पास एल्वेलर वेंटिलेशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास 7.1 पीएच थी तो उस वक्त हमारे पास जो एल्वेलर वेंटिलेशन थी वो 3 थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने पीएच को कम किया 7 पे लेके आए तो अब हमारे पास एल्वेलर वेंटिलेशन जो है वो 4 हो गई है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे वो कहता है कि क्या रोल प्ले करता है किडनी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, ठीक है। तो दो मैकेनिज़म्स के ज़रिए बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो एसिड बेस बैलेंस को किडनी में मेंटेन करती है। पहला मैकेनिज़्म है कि हम बाइकार्बोनेट आइंस को ज़्यादा कर लें, ठीक है, अपनी बॉडी में, और हाइड्रोजन आइंस की एक्सक्रीशन करा दें, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट आइंस कैसे हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगे, एक तो हम जब पीसीटी के ज़रिए इसकी रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं फ्रॉम द फिल्ट्रेट, ये देखें फिल्ट्रेट जो ल्यूमेन में होता है वहाँ पे जब हमारे पास बाइकार्बोनेट होता है वो उसको हम लेके आए यहाँ पे सेल में, ठीक है। सेल से हम उसे लेके गए बाहर ब्लड में और हमने ब्लड में उसको रीएब्जॉर्ब करा दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम बाइकार्बोनेट आइंस को जो है वो इंक्रीज़ करें बॉडी में। इसके अलावा डीसीटी में अगर हम देखें तो क्या होता है कि ये देखें हमारे सेल के अंदर ही हमारे पास बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हम बाहर से ल्यूमेन से नहीं लेके आ रहे हैं, हम सेल के अंदर ही बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इस कार्बोनिक एसिड से हम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करें, उस बाइकार्बोनेट को फिर हम ब्लड में न्यूली सिंथेसाइज बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करा रहे हैं, ठीक है। तो इन दो प्रोसेसेस से बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है। अब किस तरह से हम हाइड्रोजन आयंस को लूज़ करेंगे, उनकी सिक्रीशन कराएंगे और फिर जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम कराएंगे अपनी बॉडी में, ठीक है, ताकि हम एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर सकें। तो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन फॉस्फेट जब हम यूरिन से एक्सक्रीट करते हैं ना, एक तो तब हमारे पास हाइड्रोजन आइंस काम होते हैं बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूरिन से ही उसको अमोनिया आइंस की फॉर्म में एक्सक्रीट कर दें, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे डीसीटी में देख सकते हैं अमोनिया आइंस जो है एक्सक्रीट कर रहे हैं हम इन द यूरिन, ठीक है। तो उससे भी हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो लूज़ होंगे और हमारी बॉडी का जो है वो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, हमारी किडनीज़ में एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल बफर्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। बेसिकली केमिकल बफर्स और रेस्पिरेटरी और रीनल बफर्स, ये तीनों बफर्स हम पहले देख चुके हैं। ये बेसिकली क्या कराते हैं, हमारे हाइड्रोजन आइंस को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रेगुलेट कराते हैं, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हम इनको समराइज़ करके देखने लगे। जो हमारे पास केमिकल बफर्स हैं ना, इनका रिस्पॉन्स कैसा होता है, इमीडिएट, ठीक है। लेकिन इनकी कंपनसेशन इनकम्प्लीट होती है और इनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जो हमारे पास रेस्पिरेटरी बफर्स होते हैं ना, इनकी जो हमारे पास रिस्पॉन्स है वो इंटरमीडिएट होती है, ठीक है, और इनकी जो हमारे पास कंपनसेशन है वो इनकम्प्लीट होती है, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड होती है एट अ हैवी प्राइस, ठीक है।
जो हमारे पास रीनल बफर्स हैं इनका रिस्पॉन्स कैसा होता है, डिलेड होता है, ठीक है, और इनकी कंपेंसेशन कंप्लीट होती है और इनकी कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये एक रिविजन थी अबाउट द बफर्स और जितने भी हमारे 3 लाइंस ऑफ डिफेंस में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या एसिड बेस बैलेंस की क्लिनिकल इवैल्यूएशन होती है, यानी किस तरह से हम एसिड बेस बैलेंस को क्लिनिकली जो है वो स्टडी करते हैं, किस तरीके से। बेसिकली होता ये है कि हमारी जो ब्लड गैसेस होती हैं ना, आर्टीरियल ब्लड गैसेस जिनको हम ABGs कहते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए हम एसिड बेस बैलेंस को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अगर हमारी जो आर्टीरियल pH है उसको हम ABGs में देखें यानी आर्टीरियल ब्लड गैसेस में देखें तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 7.4, ठीक है। ब्लड की pH कितनी होती है नॉर्मल, हमने पहले भी देखा था, दैट इज़ 7.4। ज़्यादा स्पेसिफिक अगर हम उसे देखें तो 7.35 इज़ द लोअर लिमिट एंड 7.45 इज़ अपर लिमिट, ठीक है। तो ये आपने वैल्यूज सारी याद रखनी है। इसके अलावा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट इज़ 40 mm ऑफ मर्करी इन ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। अगर हम अल्कली रिजर्व्स देखें यानी बाइकार्बोनेट आइंस की कंसनट्रेशन देखें तो वो कितनी होती है, 24 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और जो हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ABGs में वो कितना होता है, 97 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये अब जो हम टॉपिक पढ़ने लगे ना एसिड बेस डिसऑर्डर्स का, उसमें इनका बहुत ज़्यादा काम है। आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए ताकि आप जो है इन एसिड बेस डिसऑर्डर्स को डिफरेंट सिनेरियोज़ में आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। पहले तो आपको पता है कि हमारे पास कौन कौन सी एसिड बेस डिसऑर्डर्स की मेन कंडीशंस होती है। एक होती है एसिडोसिस, एक होती है अल्कलोसिस। एसिडोसिस में क्या होता है कि अगर हमारी pH जो है 7.35 से कम हो जाए तो उससे क्या होगा, एसिडोसिस। और अगर हमारी pH जो है 7.45 से ज़्यादा हो जाए तो अल्कलोसिस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एसिडोसिस में भी मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, इन द सेम वे अल्कलोसिस में भी मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली इन सब एसिडोसिस और अल्कलोसिस को पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी आर्टीरियल ब्लड में वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। रेस्पिरेशन से आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी ब्लड में इंक्रीज़ कर रही है और क्योंकि एसिडोसिस है तो जाहिर सी बात है pH जो है वो कम ही होगी, या 7.3 या 7.2 तक होगी, ठीक है। कॉजेज़ क्या होती हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, अगर आपकी पल्मोनरी वेंटिलेशन कम हो जाए ड्यू टू रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज, या आपके रेस्पिरेटरी सेंटर की डिप्रेशन हो जाए ड्यू टू एनी ड्रग लाइक मॉर्फिन, या फिर आपके रेस्पिरेटरी मसल में कोई पैरालिसिस हो जाए, ठीक है, या आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो इन सब वजूहात की वजह से बेसिकली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, ठीक है। किडनीज़ जो हैं वो किस तरह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपेंसेट करती हैं, वो क्या करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स जो हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कराएंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स, नए बाइकार्बोनेट्स को सिंथेसाइज कराएंगी, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन आइंस को वो एक्सक्रीट करा देंगी, जो एक्सेस हाइड्रोजन आइंस होंगे ना वो अमोनिया और हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करा देंगी फ्रॉम द यूरिन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, सॉरी, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपेंसेट करते हैं, सही। अब हम देखते हैं एक क्लिनिकल इससे रिलेटेड। वो कहता है कि एक 30 ईयर ओल्ड मैन है और उसको एक्यूट अटैक होता है अस्थमा का, ठीक है। जब हम उससे एग्जामिन करते हैं ना तो हम देखते हैं कि ही इज़ टैकीपनोइक, ठीक है। जब हम उसकी ब्लड गैस को एवेल्यूएट करते हैं ना तो उसमें हमें ये रिजल्ट्स मिलते हैं कि उसका pH जो है वो 7.2 है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी कितनी है, 70 mm ऑफ मर्करी, उसकी बाइकार्बोनेट 28 मिली मोल पर लीटर होगी, ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज़ 90 mm ऑफ मर्करी। अब वो कहते हैं आप इन रिजल्ट से एक्सप्लेन करें कि ये कौन सा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि क्योंकि जो pH है दैट इज़ 7.2 यानी मार्कली डिक्रीज़ है, नॉर्मल जो लोअर लिमिट है pH की दैट इज़ 7.35 और ये है 7.2, तो हम इधर से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एसिडोसिस है, ठीक है। ये बात कंफर्म होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखें, ये
ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 40 नॉर्मल होता है एंड दिस इज़ 70, ठीक है। तो जब ये 70 है तो हम कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी कॉज है कोई, ठीक है। तो हमने कह दिया कि दिस इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। जो बाइकार्बोनेट्स है ना, अगर हम इनकी कंसंट्रेशन देखें तो ये 28 मिली मोल पर लीटर है, और हमने देखा था कि ये 24 से 28 तक होती हैं, यानी जो अपर लिमिट है ना वो बेसिकली इस पेशेंट का हम देख सकते हैं कि बाइकार्बोनेट लेवल का अपर लिमिट शो हो रहा है, ठीक है। तो हम अगर एक ऑक्सीजन देखें उसकी तो वो भी हमारे पास थोड़ी लो है। नॉर्मल कितनी होती है, दैट इज़ 97 और इसकी 90 है, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस को जब हमने इंटरप्रेट किया, ठीक है, उसकी एबीजी को देखा, तो हमें क्या पता चला कि द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम माइल्ड हाइपोक्सीमिया, ठीक है। एक्यूट रिटेंशन हो चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड की ड्यू टू एस्थमा। इस एस्थमा अटैक की वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हुई है, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन हुई है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लिनिकल समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्लिनिकल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल में हमारे पास वो कहता है कि एक 60 ईयर्स ओल्ड मैन है, ठीक है, एंड ही इज़ एडमिटेड, ठीक है। इसको क्या हिस्ट्री है इस बंदे की कि इसको COPD है, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ठीक है। इसको भी जब हमने एग्जामिन किया ना तो हमें पता चला दैट ही इज़ टैकिप्नोइक, ठीक है, ही इज़ साइनोज्ड, ठीक है। जब इस बंदे का हमने ब्लड गैस देखा ना, इस पेशेंट का हमने ब्लड गैस देखा, तो हमें क्या पता चला कि उसका जो pH है दैट इज़ 7.35, ठीक है, यानी जो नॉर्मल रेंज की लोअर लिमिट है ना उतनी उसकी pH है, तो ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही माइल्ड सा एसिडोसिस है ऐसे, ठीक है। जब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा तो दैट इज़ मार्कली एलिवेटेड, यानी 70 है, ठीक है। इससे हमने कहा कि ये जो सीवियर एसिडोसिस है विद वेरी लो pH, इसको हमने कह दिया कि दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर जब हमने उसका बाइकार्बोनेट लेवल यानी जो कि 40 मिलीमोल पर लीटर शो हो रहा था उसका, वो देखा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि उसका बाइकार्बोनेट लेवल बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, ठीक है। उसका बाइकार्बोनेट लेवल बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है। ये क्यों है, क्योंकि जो उसकी किडनीज़ है ना उसने बेसिकली कंपेंसेट किया है, उसने रिटेंशन कराई है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, बाय लंग्स, बाय द हेल्प ऑफ लंग्स उसकी किडनीज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन कराई है और कंपेंसेट करने की कोशिश की है, ठीक है। अब क्या वो कहता है कि जो किडनीज़ हैं वो ज़्यादा बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो है उसका pH जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इन केस ऑफ COPD डिजीज़ जो हमें ये आपने एक्सेप्शन याद रखनी है कि जब भी COPD डिजीज़ होंगी तो उस केस में बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा, और वो क्यों होगा, क्योंकि जो किडनीज़ हैं वो एक्सेस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कराती हैं, लंग्स के ज़रिए एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन कराती हैं ताकि कंपेंसेशन करा सकें, ठीक है। ये जो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन थी इसको कंपेंसेट कर सकें, ठीक है। और इस तरह से pH जो है इस पेशेंट की वो नॉर्मल पे आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें जो है वो नॉर्मल रेंज की लोअर लिमिट जो है वो दिखाई दे रही है, दैट इज़ 7.35, ठीक है। अब वो कहता है कि जो कंपेंसेशन किडनीज़ ने की है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की लॉन्ग स्टैंडिंग रिटेंशन कराई है, ये सिर्फ आपको COPD के ही पेशेंट्स में नज़र आएगा। अगर आप एक्यूट एस्थमा के पेशेंट्स में देखें ना तो उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन है वो इतने ज़्यादा बाइकार्बोनेट आइंस जनरेट नहीं कर सकते, दे आर अनएबल टू जनरेट सो मच ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस, ठीक है। ये सिर्फ COPD के ही पेशेंट्स में आपको नज़र आएगा कि एक तो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और साथ में बाइकार्बोनेट आइंस की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो किडनीज़ हैं उन्होंने कंपेंसेशन कराई है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिटेन कराया है लंग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से उनके बाइकार्बोनेट आइंस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। आगे हमारे पास है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये क्या है? इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है आपके आर्टीरियल ब्लड में वो कम हो जाती है और जो pH है वो जो है
इंक्रीज़ हो जाता है, यानी 7.5 हो सकता है। इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं हमारे पास? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की मेन कॉज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का होता है हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। इस हाइपर वेंटिलेशन जो कि वॉलेंट्री हो सकती है या किसी भी इमोशनल अपसेट की वजह से हो सकती है, ठीक है, या अगर कोई रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टिमुलेटेड हो किसी ड्रग की वजह से, ठीक है, उस केस में भी हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है। हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी हाइपर वेंटिलेशन होती है। तो बेसिकली हाइपर वेंटिलेशन इज़ द कॉज फॉर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। किडनीज़ किस तरह से कंपेंसेट करेंगी इस हाइपर वेंटिलेशन को जो कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करा रही हैं? क्या करेंगी किडनीज़ के ये एक्सेस हमारे पास जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनकी सिंथेसिस कराएंगी, ठीक है, और इनकी जो ये क्या कराएंगे, ये डिक्रीज़ करा देंगी बाइकार्बोनेट आयंस की सिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो कम है आर्टीरियल ब्लड में, तो ये क्या करेगी कि बाइकार्बोनेट आयंस की सिंथेसिस कम करा देगी, उनकी रीअब्जॉर्प्शन कम करा देगी, ठीक है, और जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा कराएगी ताकि जो है वो किडनीज़ कंपेंसेटरी रोल प्ले कर सकें फॉर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। इसको हम यहाँ से समझते हैं थ्रू दिस सिनेरियो, ठीक है। आपने एक यंग वुमेन को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखा, शी इज़ हिस्टेरिकल, ठीक है, कि इमोशनल अपसेट हुई है, ठीक है, और अब वो बहुत डिजीनेस फील कर रही है, ठीक है। आपने देखना है कि उसके ब्लड पीएच को क्या हुआ है इस सिचुएशन में, ठीक है, व्हेन शी इज़ हिस्टेरिकल और वो डिजीनेस भी उससे फील हो रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में उसका ब्लड पीएच कैसा है, ठीक है, और आप उसे क्यों एडवाइस करेंगे सिचुएशन में कि वो एक पेपर बैग में ब्रीथ करे, ठीक है। तो ये आपने बताना है। बेसिकली पॉसिबिलिटी है कि जो पेशेंट है शी इज़ सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, क्योंकि उसकी किडनीज हाइपर वेंटिलेट कर रही हैं, ठीक है। इसीलिए उसने लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल कर दी है, ठीक है। अब जब हम इसकी ब्लड ऐसे पेशेंट की अगर हम ब्लड गैस देखें ना, तो हमें क्या नज़र आता है कि उसके जो पीएच है दैट इज़ 7.52, यानी बहुत ज़्यादा पीएच है। जो उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज़ 110 mm ऑफ मर्करी, नॉर्मल 97 होती है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी पार्शियल प्रेशर कितनी है, दैट इज़ 25 mm ऑफ मर्करी, ये बहुत कम है, ठीक है। और जो पीएच क्योंकि इसकी 7.5 है जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कंफर्म कि ये तो अल्कलोसिस का ही केस है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, यानी 25 mm ऑफ मर्करी है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑफ रेस्पिरेटरी टाइप, ठीक है। इट इज़ ए रेस्पिरेटरी कॉज, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें नज़र आ रही है, दैट इज़ 25 mm ऑफ मर्करी। अब अगर हमने डायग्नोसिस जो है इस हाइपर वेंटिलेशन की करानी है, तो हम क्या कराएंगे कि हम उस पेशेंट को कहेंगे कि वो एक पेपर बैग में बेसिकली ब्रीथ करे, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की जिस एयर में वो ब्रीथ करिए वहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जब वो रीब्रीथ करेगी ना कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उससे क्या होगा कि उसके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा और इस तरह से जो उसका रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का मसला है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो अपनी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो स्लो करती जाएगी, ठीक है, ये रीअश्योर कराएगा कि उसका जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो नॉर्मल होता जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है।